हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसमें मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जितने भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस है वो बीकॉम, एमकॉम, बी और एमए जो भी कर रहा है उसके लिए भी बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे રાઇટ અ મીનિંગ એન્ડ નેચર્સ એન્ડ સ્કોપ ઓફ બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સ, એટલે કે જે ધંધાકીય અર્થશાસ્ત્ર છે તેનો અર્થ અને તેના લક્ષણો, નેચર્સ यानी कि તેના લક્ષણો एंड स्कोप यानी कि तेनु कार्यक्षेत्र समझाવાનું છે। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे नेचर की बात करती हूँ। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स એટલે કે ધંધાકીય અર્થશાસ્ત્રના લક્ષણો। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, એટલે કે જે ધંધાકીય અર્થશાસ્ત્ર છે તે સૂક્ષ્મલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર ઉપર આધારિત છે। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव, એટલે કે તે આદર્શ સ્વરૂપ છે बिजनेस इकोनॉमिक्स છે તે। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, એટલે કે ધંધાકીય અર્થશાસ્ત્ર છે તે એક વિજ્ઞાન છે। और उसके बाद ऐसा लिखा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, એટલે કે આર્ट है એટલે કે કળા છે અને साइंस यानी कि यहाँ पे विज्ञान पण છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड लास्ट है रियलिस्टिक इन नेचर्स, એટલે કે જે ધંધાકીય અર્થશાસ્ત્ર છે તે એક વાસ્તવિક સ્વરૂપ પણ છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड लास्ट है ઇન્ક્લુડ્સ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ એનાલિસિસ, એટલે કે તેની અંદર મેક્રો ઇકોનોમિક્સ ના જે વિશ્લેષણ હોય છે તેનો પણ સમાવેશ થાય છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर्स, એટલે કે આંતરશાખાકીય સ્વરૂપ છે તે, એટલે કે ધંધાકીય अर्थशास्त्र જે છે તે આંતરશાખાકીય સ્વરૂપ છે यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर्स। ठीक है, ये तो हुई नेचर्स की बात। उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो स्कोप એટલે કે कार्यक्षेत्र। ठीक है, मैं यहाँ पे गुजराती में इसीलिए बता रही कि कोई भी गुजराती मीडियम का अगर स्टूडेंट है तो उसको दिक्कत ना आए समझने में और याद करने में। ठीक है, तो यहाँ पे स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स એટલે કે ધંધાકીય અર્થશાસ્ત્ર જે છે તેના કાર્યક્ષેત્ર। તો सबसे फर्स्ट है डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग, એટલે કે જે માંગ છે તેનું વિશ્લેષણ કરવું અને માંગની આગાહી કરવી। ठीक है, उसके बाद सेकंड है थियरी ऑफ प्रोडक्ट, એટલે કે ઉત્પાદનનો સિદ્ધાંત। और उसके बाद थर्ड है थियरी ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, એટલે કે ખર્ચ અને આવક જે છે તેનો સિદ્ધાંત। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर का है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस थियरी, એટલે કે બજારનું માળખું અને ભાવતંત્ર। उसके बाद यहाँ पे है थियरी ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मैनेजमेंट, એટલે કે નફો અને નફો વ્યવસ્થાપનના સિદ્ધાંતો। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे है थियरी ऑफ कैपिटल्स, એટલે કે મૂડીનો સિદ્ધાંત। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स એટલે કે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર છે। और उसके बाद यहाँ पे है मार्केट मैनेजमेंट, એટલે કે બજારનું વ્યવસ્થાપન। ठीक है, तो ये सभी है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, એટલે કે ધંધાકીય અર્થશાસ્ત્રના कार्यक्षेत्रों। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग इस तरह से पॉइंट वाइज लिख के उसके बाद एक एक को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ બિઝનેસ ફર્મ્સ, એટલે કે જે પેઢી જે છે ધંધાકીય પેઢી તેના ઓબ્જેક્ટિવ્સ એટલે કે ઉદ્દેશો શું છે। તો सबसे फर्स्ट है સેટિસ્ફાઇંગ, ठीक है, એટલે કે સંતોષકારક। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, એટલે કે સામાજિક જવાબદારીઓ। उसके बाद यहाँ पे थर्ड है सेल्स मैक्सिमाइजेशन थियरी, એટલે કે વેચાણ મહત્તમ કરવાનો હેતુ। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल थियरी, यानी कि जो संस्था है उसके रिलेटेड भी उसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, संस्थाना लगता सिद्धांतों। उसके बाद है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, એટલે કે ખર્ચ જે છે ખર્ચને ઓછો કરવાનો અને ભાવમાં વધારો કરવાનો, यानी कि जितनी भी हमारी प्राइस है उसमें कॉस्ट जो है वो कम से कम रखना और प्रॉफिट हमें ज्यादा मिले, इस तरह से हमें यहाँ पे सेल्स करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में है लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, એટલે કે લાંબા ગાળાનો નફો મહત્તમ કરવાનો હેતુ હોય છે। ठीक है, तो ये हुए बिजनेस इकोनॉमिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में इस तरह से चार्ट बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते पे एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, એટલે કે જે ભાવતંત્ર છે તેની મર્યાદાઓ કઈ કઈ છે। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है डिक्लाइन ऑफ कॉम्पिटिशन, यानी कि એટલે કે જે સ્પર્ધાઓ હોય છે તેમાં ઘટાડો થવો। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कंज्यूमर्स सर्वेन्टी। ठीक है, એટલે કે
उपभोक्ताનું सार्वभौमत्व। उसके बाद थर्ड है इंडिविजुअल्स मे नॉट बी टू बेस्ट जज, એટલે કે જે વ્યક્તિ છે તે શ્રેષ્ઠ न्यायाधीश न हो सके। इंडिविजुअल जो पर्सन होता है वो बेस्ट न्यायाधीश यानी कि जज नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर का है सोशल वेलफेयर मे नॉट बी मैक्सिमाइज्ड, એટલે કે સામાજિક જે જાગૃતતા હોય છે તે બહુ જ ઓછી હોય છે, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर का इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ઇન્કમ એન્ડ વેલ્થ, એટલે કે આવક અને સંપત્તિ જે હોય છે તેની અસમાન વહેંચણી કરેલી હોય છે, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिक्स नंबर का इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, એટલે કે જે અર્થતંત્ર હોય છે તેની अस्थिरता હોય છે, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेवंथ नंबर का है नेग्लेक्ट ऑफ लो प्रॉफिट एरिया, એટલે કે જે ओछा नफाना क्षेत्रों की अवगणना કરવામાં આવેલી હોય છે, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एट्थ नंबर का है प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज नेग्लेक्टेड, એટલે કે જે જાહેર ઉપયોગિતાઓ હોય છે તેનો ઉત્પાદનની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે છે, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था लिमिटेशंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, એટલે કે भाव तंत्रनी मर्यादाओं, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं दे, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हो और उसकी लिंक मैंने अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसमें है एक्सप्लेन इनकम एक्सपेंडिचर एंड इट्स सर्क्युलर फ्लो, ठीक है। એટલે કે જે આવક અને ખર્ચનો પ્રવાહ હોય છે તે સમજાવવાનો છે, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन इस तरह से चार्ट बना के उसको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो इसी वजह से आपका एग्जाम में जो प्रेजेंटेशन होगा वो अच्छा बना रहेगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लिखना है हाउस होल्ड और यहाँ पे लिखना है फर्म, ठीक है। तो हाउस होल्ड जो होता है वो क्या करते हैं, तो वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर करते हैं फर्म्स के ऊपर। फर्म्स क्या देती है, उसके बिहाफ में गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को देती है, ठीक है। उसके बाद नीचे हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे हाउस होल्ड क्या देते हैं, तो फैक्टर्स ફોર પ્રોડક્શન, ठीक है। એટલે કે જે ઉત્પાદન કરવાનું હોય છે તેમાં તે મદદ શ્રમ જે હોય છે, શ્રમ મૂડી તેના માટે મદદ કરે છે ફર્મ્સ ने, ठीक है। उसके बाद उसके बिहाफ में फर्म्स जो होते हैं वो वेजेस, रेंट, डिविडेंड वो सब देते हैं हाउस होल्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा सर्कुलर जो है वो आपको ड्रॉ करके एग्जाम में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, એટલે કે માંગનો નિયમ સમજાવવાનો છે, ठीक है। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये तो आपको लर्न करके ही जाना है एग्जाम में कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो सबसे फर्स्ट इसमें तीन चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है लॉ ऑफ डिमांड में। सबसे फर्स्ट बेसिक अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, એટલે કે જે માંગના નિયમ છે તેની ધારણાઓ, ठीक है। उसमें सबसे फर्स्ट क्या है, नो चेंज इन द इनकम, એટલે કે આવકમાં કોઈ જ फेरफार न થાય, ठीक है। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे नो चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, એટલે કે વસ્તીમાં પણ કોઈ પણ ફેરફાર ના થાય। उसके बाद थर्ड है नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, એટલે કે વસ્તુને લગતી જે પણ કિંમતો છે તેમાં કોઈ પણ ફેરફાર ન થાય। जब भी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अजम्पशन रखना जरूरी है, तो ये है वही सारे अजम्पशन, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग फोर्थ नंबर का देखते हैं नो चेंज इन કન્ઝ્યુમર્સ ટેસ્ટ રેફરન્સ એક્સેટ્રા, ठीक है। એટલે કે જે ગ્રાહકો છે તેની પસંદગીમાં પણ કોઈ ફેરફાર ન થવો। उसके बाद फिफ्थ नंबर का है नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्राइस चेंज इन फ्यूचर, એટલે ભવિષ્યમાં કિંમતમાં કોઈ પણ ફેરફાર થવાની શક્યતા ન રહેલી હોય। उसके बाद यहाँ पे सिक्स नंबर का है नो चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन, એટલે કે આબોહવાની સ્થિતિમાં પણ કોઈ પણ ફેરફાર न થવો, ठीक है। ये सारे है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, એટલે કે માંગના નિયમની ધારણાઓ। उसके बाद सेकंड चीज ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से टेबल बनाना है। यहाँ पे लिखना है प्राइस पर यूनिट रुपीस में और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स में, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे 10 प्राइस आपको 10 से लेके लो तक लेके जाने 2 रुपीज तक, और जो यहाँ पे आपको क्या करना है यूनिट्स जो है वो 15 से लेके बढ़ाते जाने, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इस तरह से हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो y एक्सिस है उसमें हम लोग प्राइस लिखेंगे और जो x एक्सिस है उस पे हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जब भी 10 रुपीज थे, ठीक है,
प्रोडक्ट के 10 रुपीज थे तभी उसकी डिमांड कितनी थी 50, ठीक है 50 यूनिट्स की डिमांड थी। 10 रुपीज थी तब उसकी डिमांड 50 रुपीज की थी। मगर जैसे जैसे हम लोग प्राइस कम करते जाते 8 रुपीज 6 रुपीज 4 रुपीज और 2 रुपीज, तो वैसे वैसे क्या होता है यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो हमें बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी डिमांड प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा होती है और प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड हमारी कम होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम बना के एग्जाम में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम एक्सेप्शंस, ठीक है, એટલે કે અપવાદો। कुछ एक्सेप्शंस भी होते લો ऑफ डिमांड में, એટલે કે કેટલાક અપવાદો પણ હોય છે। એમાં સૌથી પ્રથમ છે सबसे फर्स्ट यहाँ पे है गिफन गुड्स, ठीक है, એટલે કે जो गिफन वस्तु હોય છે તે अपवाद तरीके છે। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे वेबलेन गुड्स, ठीक है, એટલે કે વેબલેન જે વસ્તુ હોય છે તે। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे फ्यूचर प्राइस चेंजेस, એટલે કે ભવિષ્યની જે કિંમત હોય છે તેમાં બદલાવ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है इग्नोरेंस, એટલે કે અજ્ઞાનતા, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसीज, એટલે કે કટોકટીનો સમય જ્યારે આવે છે ત્યારે, તો ત્યારે લો ઓફ ડિમાન્ડ यानी कि એટલે કે જે માંગનો નિયમો છે તે આવી રીતનો સાબિત થતો નથી जब भी इमरजेंसी का टाइम होता है तभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेंज इन फैशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरन्स, એટલે કે જ્યારે ફેશન અને પસંદગીનો ભવિષ્યમાં જે ફેરફાર થાય તેના માટે પણ ये भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, ठीक है, એટલે કે સ્પષ્ટ आवश्यकताओं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में है बैंड वेगन इफेक्ट्स, ठीक है, એટલે કે बैंड वेगन ની જે અસર હોય છે તે, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपको लॉ ऑफ डिमांड में 3 चीजें एक्सप्लेन करनी है। सबसे फर्स्ट अजम्पशंस, એટલે કે धारणाओं। उसके बाद सेकंड आएगा डायग्राम और थर्ड यहाँ पे आएगा एक्सेप्शंस, એટલે કે अपवादों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स, ठीक है, એટલે કે જે मूल्य सापेक्षता है तेनो अर्थ समझावी तेना प्रकारों समझाना है, ठीक है। तो इसका मीनिंग आपको समझाना है पेपर में। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स कौन कौन से वो आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, એટલે કે संपूर्ण सापेक्षता हो, ठीक है। तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद सेकंड आता है परफेक्टली इन इलास्टिक, એટલે संपूर्ण अनपेक्षित, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है मूल्य, ये जो सेकंड होता है उसका यहाँ पे होता है संपूर्ण अनपेक्ष मांग, ठीक है। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे उसका होता है संपूर्ण मूल्य सापेक्ष मांग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, એટલે કે એકમ बराबर मूल्य सापेक्ष हो, ठीक है, एकम बराबर हो, यानी कि यहाँ पे भी सेम है क्वांटिटी और यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी इस तरह से, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे डायग्राम बनेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1 आएगा, जो भी यूनिटरी यहाँ पे इलास्टिक होता है उसका यहाँ पे इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर का आएगा रिलेटिवली इलास्टिक्स, ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ થશે मूल्य सापेक्ष मांग, ठीक है, मूल्य सापेक्ष मांग। और यहाँ पे फिफ्थ नंबर का है रिलेटिवली इन इलास्टिक, એટલે કે मूल्य अनपेक्ष मांग, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। जब भी यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक होगा तभी क्या होगा, तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व होगी वो यहाँ पे इन्फिनिटी होगी, ठीक है, એટલે કે અનંત સુધી હશે। उसके बाद यहाँ पे जब भी परफेक्टली इनइलास्टिक आएगा, એટલે કે संपूर्ण अनपेक्ष मांग हશે ત્યારે अभी यहाँ पे ये जो डिमांड कर्व है वो 0 पे होगी। और जब भी यूनिटरी इलास्टिक होगा, એટલે કે એકમ बराबर हશે मांग ત્યારે तो इक्वल टू 1 होगा। और जब भी रिलेटिवली इलास्टिक होगा, એટલે કે मूल्य सापेक्ष मांग हશે ત્યારે अभी यहाँ पे ये जो डिमांड कर्व होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। और जब भी यहाँ पे रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा, એટલે કે मूल्य अनपेक्ष मांग हશે ત્યારે ये यहाँ पे जो डिमांड कर्व होगा वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा है कि एक्सप्लेन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस, એટલે કે જે ટૂંકા ગાળાનું ઉત્પાદન વિધેયો છે તે સમજાવવાનું છે, ठीक है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, इस तरह से टेबल बना लेना है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में तो ऐसा होता है कि कुछ भी जितना भी अभी हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं किसके बेस पर, जो लेबर्स होते हैं, लैंड होती है, उसके बेस पर, ठीक है। तो उसमें से कुछ भी यहाँ पे जो ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે જે ઉત્પાદનના સાધનો હોય છે, ठीक है, उसमें से एक जो आपको एक जो होता है वो आपको स्टेबल रखना है, ठीक है, એટલે કે स्थिर રાખવાનો હશે। तो उत्पादनના स्थिर साधनों यहाँ આગળ છે, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, लेबर के यूनिट्स जो होते हैं એટલે કે श्रमના એકમો वो यहाँ पे अनस्टेबल है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे है टोटल प्रोडक्शन, यहाँ पे है सरेराश भौतिक उत्पादन यानी कि एवरेज प्रोडक्शन, सीमांत भौतिक उत्पादन यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसके ऊपर से आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव प्रोडक्शन, ठीक है, એટલે કે હકારાત્મક उत्पादन, और यहाँ पे नीचे आएगा श्रमના એકમો यानी कि लेबर्स जो होते हैं उसके यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 9 तक है, तो आपको यहाँ पे 10 तक लिख देने हैं। उसके बाद हम लोग किस तरह से यहाँ पे ये जो लाइंस बनाए गए हैं वो किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, जब भी यहाँ पे लेबर जो था वो 1 था, तभी हमारा टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे 40 यूनिट्स था, ठीक है। तो 1 से लेके 40 तक आपको यहाँ पे डॉट करना है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन जो है वो भी 40 है, तो ये भी यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पे एवरेज मार्जिनल प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पे सेम 40 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 लाइन निकलेगी, ये 1 ये 2 और यहाँ पे ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो लेबर के यूनिट जब भी 2 होते हैं तभी यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन हमारा 90 यूनिट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड में हम लोग आते हैं 90 यूनिट्स, ठीक है। तो ये रहा 90 यूनिट्स। तो यहाँ से ये जो लाइन खींची जाएंगी वो क्या होगा, वो टोटल प्रोडक्शन की लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट पे हम लोग आते हैं, तो वो हो गया 45 यूनिट्स, ठीक है। तो 40 तो यहाँ पे था ऑलरेडी, तो उससे थोड़ा बढ़ के 45 यूनिट्स हो गया। तो ये जो लाइन हमारी होगी वो होगी यहाँ पे हमारी एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो जब भी हमारे लेबर्स 2 यूनिट्स थे, तभी लास्ट में हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 50 यूनिट्स हो गई, ठीक है। तो 45 से यहाँ से ये रहा हमारा 45, उसके ऊपर यहाँ पे होगा 50, ठीक है। तो 50 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे 3 लाइन इस तरह से निकली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लिखा है कि વધતા ઉત્પાદનનો તબક્કો यानी कि यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जब भी लेबर के यहाँ पे 3 यूनिट्स हो गए हमारे पास, 3 यूनिट्स, तभी क्या होगा, तो टोटल प्रोडक्शन यानी कि ये टोटल प्रोडक्शन हमारा है वो 150 यूनिट्स है, ठीक है। तो बढ़ के 150 यूनिट्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे है 50 यूनिट्स, कौन से, तो एपी यानी कि एवरेज प्रॉफिट। तो ये यहाँ पे 45 था, वो अभी 3 में जाके कितना हो गया, तो वो हो गया यहाँ पे 50 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये रहा, यहाँ से लेके 50 यूनिट्स तक गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन जो है उसमें 60 यूनिट्स बोला है, तो यहाँ पे है 50 यूनिट्स, तो यहाँ पे होगा 60 यूनिट्स। तो अभी यहाँ से ये ऊपर की ओर जो लाइन गई वो होगी हमारी टोटल प्रोडक्शन। ये जो सेकंड नंबर की ऊपर की ओर लाइन गई ये होगा हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन। और उसके बाद यहाँ पे ये जो नीचे वाली लाइन जो है वो हमारी होगी एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में लेके मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब भी हमारा यहाँ पे 9 यूनिट्स था, क्या, तो लेबर, ठीक है। तो 9 जब भी था तभी यहाँ पे क्या हुआ, तो 210 यूनिट्स हो गए, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन के। तो टोटल प्रोडक्शन वाली ये रही हमारी लाइन। तो यहाँ पे 210 पे यहाँ पे आपको डॉट करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे 23.33 यूनिट्स क्या है, यहाँ पे है एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्शन। तो एवरेज प्रोडक्शन की लाइन ये रही, तो यहाँ पे हम लोगों ने टिक किया। उसके बाद जब भी मार्जिनल प्रोडक्ट की बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे माइनस में 20 यूनिट्स है, तो माइनस में यहाँ पे नीचे गई, ये जो लाइन है वो नीचे चली गई, माइनस में 20 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा, लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जब भी लाइन नीचे की ओर जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं घटता उत्पादन तबक्को, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ वो लो जा रहा है, ठीक है, लाइन नीचे की ओर जा रही है।
तो इस तरह से आपको एग्जाम में चार्ट और डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस, ठीक है, એટલે કે લાંબા ગાળાનું ઉત્પાદન વિધેય સમજાવો। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा होता है कि कोई भी यहाँ पे सेक्टर में अभी हम लोग यूनिट जैसे बढ़ाते हैं तो दूसरे सेक्टर जो हमारा होता है उसमें भी यूनिट बढ़ते, એટલે કે જ્યારે જેમ કે શ્રમ મૂડી હોય છે તો એમાં જ્યારે પણ મૂડીમાં વધારો કરવામાં આવે છે તો શ્રમમાં પણ વધારો થાય છે, એવી રીતનું, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट इस तरह से लाइन जा रही है और ये है पी प्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे 1 लेबर है और 1 के यानी कि यहाँ पे ये कैपिटल दी गई है, ठीक है, 1000 2000 3000 इस तरह से, और यहाँ पे लेबर्स दिए गए, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल बढ़ेगी हमारी तो यहाँ पे लेबर भी बढ़ेगा, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये जितना बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डायग्राम इस तरह से बनेगा और यहाँ पे आपको दिखाना है कि 100, यहाँ पे है 100, यहाँ पे है 300 और यहाँ पे है 600, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन करना है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस का, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। इसमें क्या है, एक्सप्लेन मॉडल ऑफ प्राइस लीडरशिप, ठीक है, એટલે કે જે કિંમતનું નેતૃત્વ છે તે અહીં આગળ સમજાવવાનું છે, ठीक है, એટલે કે भाव नेतृत्व समझाવાનું છે, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग इस तरह से डायग्राम आपको बनाना है और इसमें आपको यहाँ प्राइस लीडरशिप का मतलब क्या होता है, भाव नेतृत्वનો मतलब શું થાય છે, એટલે કે જ્યારે પણ એટલે વસ્તુ એક જ હોય છે પણ તે અલગ અલગ પેઢી ઉત્પાદન કરતી હોય છે ત્યારે તેમના જે ખર્ચ હોય છે તેમાં પણ ફરક હોય છે અને એના કારણે તેનો જે પણ વેચાણ કિંમત હોય છે તેમાં પણ फर्क आवे छे, ठीक है। यानी कि जो भी सेलिंग प्राइस होगी उसमें भी डिफरेंस आएगा। टोटल यहाँ पे प्रोडक्शन जो भी 2 फर्म्स अलग अलग कर रहे हैं, 2 कंपनी अलग अलग प्रोडक्शन कर रही है, यहाँ पे जो भी चीज होगी, ठीक है, वो सेम ही होगी मगर उसके प्राइस अलग अलग होंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है क्वांटिटी, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है प्राइस। तो ए पी ए यानी कि ए कंपनी जो है उसकी प्राइस यहाँ पे इतनी ज्यादा है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे क्वांटिटी भी कम है, और बी कंपनी जो है उसकी यहाँ पे प्राइस कम है और क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये जो लाइन हुई यहाँ पे वो है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, એટલે કે सीमांत आवक, और यहाँ पे एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये ए कंपनी का और यहाँ पे है बी कंपनी का, और ये जो यहाँ पे दोनों हमें पॉइंट्स मिले वो क्या होगा, वो ऑप्टिमल आउटपुट लेवल होगा, ठीक है। એટલે કે यानी कि यहाँ पे जो एक कंपनी होगी वो ज्यादा प्राइस रखेंगी, उसका मतलब क्या होगा, तो वो जो प्रोडक्ट होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट लगी होगी, ठीक है, बनाने में। और ये जो बी कंपनी है उसने यहाँ पे प्राइस कम रखी है, तो इसका मतलब ये है कि उसके जब भी वो बना रही होगी प्रोडक्ट तभी उसमें कॉस्ट कम की होगी, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से आपको ये चार्ट बना के एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे एक्सप्लेन प्राइस डिटर्मिनेशन, એટલે કે કિંમત ભેદભાવ સમજાવવાનું છે। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन फुल कॉस्ट प्राइसिंग, એટલે કે संपूर्ण खर्च समझाવાનું છે, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे एक्सप्लेन मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है, એટલે કે विविध वस्तुओं कीमत नीति समझानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर का है एक्सप्लेन मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, ठीक है, એટલે કે જે सीमांत खर्च जे छे तेमा कीमत नीति समझानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, लगाया कि एक्सप्लेन मार्केट स्ट्रक्चर, ये भी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, ठीक है, એટલે કે બજારનું માળખું જે છે તે સમજાવવાનું है। तो अभी यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे टोटल 4 यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, એટલે કે અહીંયા આગળ ઇજારા યુક્ત હરીફાઈ થશે। उसके बाद यहाँ पे ઓલિગોપોલી એટલે કે અલ્પ હસ્તક ઇજારો, यहाँ पे है मोनोपोली એટલે કે ઇજારો, और यहाँ पे फोर्थ है परफेक्ट कंपटीशन એટલે કે संपूर्ण हरीफाई, ठीक है। तो ये चारों मार्केट के जो स्ट्रक्चर है वो आपको इस तरह से ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं,
મીનિંગ એન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ પ્રાઇઝિંગ એટલે કે કિંમત જે છે કિંમત निर्धारण તેનો અર્થ સમજાવીને તેના ઉદ્દેશો समझाना છે ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य एक्सप्लेन करवाना છે ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है अस्तित्व ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है किंमत निर्धारण नो के તેનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવું ठीक है। उसके बाद सेकंड है मैक्सिमम करंट प्रॉफिट यानी कि વધુમાં વધુ प्रॉफिट થાય તેવી રીતનું કિંમત निर्धारण કરવું ठीक है। अभी ये तो आप लोग भी समझ सकते हो कि प्राइस हमें डिसाइड करना है तो वो किस लेवल पे हम लोग प्राइस डिसाइड करेंगे कि हमारा सेलिंग भी बढ़े, हमारा प्रॉफिट भी जितना हो उतना बढ़ सके ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि करंट प्रॉफिट हमारा बढ़े ठीक है। उसके बाद है मैक्सिमम मार्केट शेयर यानी कि मार्केट जो है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा अपना हिस्सा रख सके ठीक है। उसके बाद है मार्केट स्कीमिंग એટલે કે માર્કેટ સ્કીમિંગ જે હોય છે તેમાં પણ પોતાનું તે પણ એક ઓબ્જેક્ટિવ કહી શકાય એટલે કે એક તેનો ઉદ્દેશ્ય કહી શકાય ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट है प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप એટલે કે અહીંયા આગળ વસ્તુની ગુણવત્તા युक्त नेतृत्व करવું ठीक है। यानी कि क्वालिटी की भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है यानी कि जब भी आप जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट सेल करे तो उसकी प्राइस कम रखें मगर उसमें क्वालिटी भी अच्छी ना हो तो वो भी आपका प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स એટલે કે કિંમત નિર્ધારણના ઉદ્દેશો ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे affecting pricing strategy ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ જે કિંમત નિર્ધારણની જે વ્યૂહરચનાઓ છે તે સમજાવવાની છે ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑडियंस એટલે કે પ્રેક્ષકો હોય છે તે। उसके बाद सेकंड है परसीव्ड वैल्यू ठीक है એટલે કે માનવામાં આવેલ મૂલ્ય। तो अभी यहाँ पे व्यूहरचना आपको यानी कि प्राइसिंग के ऊपर किंमत જ્યારે निर्धारण કરીએ છીએ तभी आपको स्ट्रेटेजी क्या बनानी है એટલે કે વ્યૂહરચનાઓ શું બનાવવાની હોય છે જેમ કે વધુમાં વધુ વેચાણ થાય અને વધુમાં વધુ નફો મળે તેના માટે ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियंस का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है प्रिसीव्ड वैल्यू એટલે કે માનવામાં આવે તેવું મૂલ્ય રાખવું જોઈએ। उसके बाद है प्राइस इलास्टिसिटी એટલે કે ભાવ સ્થિતિ સ્થાપકતા પણ હોવી જોઈએ। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस कॉस्ट यानी कि व्यवसाय जो खर्च हो तेનું પણ ध्यान रखવું જોઈએ। उसके बाद टैक्सेस यानी कि करवेरा जो भी होता है उसका भी ध्यान रखना होता है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड लास्ट है मार्केटिंग कॉस्ट यानी कि जब भी हम लोग मार्केटिंग करते हैं तो उसका कॉस्ट बढ़े नहीं ये भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड लास्ट है कस्टमर साइकोलॉजी એટલે કે ગ્રાહકનું મનોવિજ્ઞાન પણ ध्यान રાખવું જોઈએ कि कस्टमर को क्या चीज पसंद आती है वो किस तरह की उन लोगों की साइकोलॉजी होती है वो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में है प्रोडक्ट कॉस्ट એટલે કે જે ઉત્પાદન કરે છે તેના ખર્ચમાં પણ ध्यान રાખવું જોઈએ। तो ये प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी थी यानी कि जब भी हम लोग कीमत निर्धारित કરીએ છીએ ત્યારે આ બધી જે વસ્તુ હોય છે તેના ઉપર ध्यान રાખવું જરૂરી હોય છે ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग बना रहे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रॉफिट रहे और कम से कम कॉस्ट में हम लोग वो बना सके अच्छी क्वालिटी का ठीक है। तो अभी यहाँ पे जितने आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।